Earlier we discussed some fundamentals about the composition layers, chemical composition layer and the mechanical layer, right? So on the basis of the chemical composition layers, uh, Earth has divided into crust, mantle, core, है ना? And crust is again subdivided that the Sial and Sima whose thickness is 8 to 40 kilometer and density is 2.8 gram per cc, and the Sima is a silicon magnesium that thickness is 16 kilometer and the density is 2.9 gram per cc. ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी था उसको हम लोग बोल रहे थे कॉन्राड डिसकंटिन्यूटी, है ना? द स्टेट ऑफ मैटर इज बोथ आर सॉलिड, है ना? एंड सियाल इज मेड अप ऑफ ग्रेनिटिक दैट्स अ फेल्सिक, है ना? और ये तुम्हारा सीमा जो था वो बसॉल्ट से बना था, दैट्स अ मैग्नीशियम आयरन सिलिकेट, राइट? नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे मेंटल। मेंटल को भी दो भाग में डिवाइड किए थे, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल तुम्हारा आ रहा था 100 किलोमीटर तक, ठीक है, और ये 100 किलोमीटर और ये पूरा क्रस्ट को मिला के हम लोग बोल रहे थे लिथोस्फेयर, होल क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, ठीक है, इट्स कॉल्ड अ लिथोस्फेयर। एंड उसकी जो डेंसिटी थी वो थी 3 to 11 ग्राम सीसी एंड द टेम्परेचर इज 2200 डिग्री सेल्सियस, राइट? ये इसका कंपोजिशन था आयरन एंड मैग्नीशियम रिच सिलिकेट्स, ठीक है। फिर कोर, कोर को भी हम लोग दो भाग में बांटे थे, दैट्स द आउटर कोर एंड इनर कोर, और लोअर मेंटल और आउटर कोर को डिवाइड कर रहा था ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, जिसमें कि एस वेव पेनिट्रेट नहीं हो रहा था, एस वेव टर्मिनेट हो जा रहा था यहाँ, है ना? उसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू 0, ठीक है, मैं उस दिन बताया था। सो आउटर कोर इज अबाउट 2150 किलोमीटर, उस डेंसिटी इज, दिस इज द एवरेज डेंसिटी, ठीक है, 11 से 10, and the temperature is 5000 degree Celsius, mostly iron with some nickel, sulfur, silicon and oxygen, ठीक है। सो इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को, कि जो थिकनेस है वो थिन होगा ओशनिक क्रस्ट का, लेकिन डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगा, इसका, ओशनिक क्रस्ट का, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का लोअर डेंसिटी, दैट्स वाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अ मोर बायंट देन ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। और सबसे ओल्डेस्ट एज अप टू 180 मिलियन ईयर्स और रफली प्लस माइनस 200 मिलियन ईयर्स, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 4000 मिलियन ईयर्स। सो इन कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट द ओशनिक क्रस्ट इज यंगर, राइट? देन हम लोग पढ़े थे मेंटल। मेंटल था 83% वॉल्यूम जो था वो मेंटल ही ले रहा था उसका, ठीक है, और लेस देन 1% वॉल्यूम था वो क्रस्ट ले रहा था, ठीक है, बाकी रेस्ट कोर। सो द मेंटल इज थिकनेस इज 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक मेंटल होता है, ठीक है, एंड द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6370 किलोमीटर, राइट? इट्स कंस्टिट्यूट द 83% ऑफ द अर्थ टोटल वॉल्यूम, राइट? इज क्लियर ना एवरीथिंग? आज आज क्लियर है सब कुछ? या राइट, तो हम लोग आज फिर से जल्दी से इसका समरी थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफ में, है ना? बाकी फिर हम लोग थोड़ा सा पी वेव की आज वैल्यूज देखेंगे, ठीक है, कहाँ पे कितना होता है, क्योंकि क्वेश्चंस में वो आता है, राइट? यस। तो मेंटल, मेंटल का जो कंपोजिशन था वो क्या था, अल्ट्रा बेसिक था, ठीक है, और अपर मेंटल कहाँ से कहाँ तक था, अप टू 400 किलोमीटर्स। द सिलिकेट मिनरल्स ओलिवीन एंड पायरोक्सिन्स आर डोमिनेंट, ठीक है। ये जो मिनरल, दो मिनरल, ये कौन सा रॉक बना रहे थे, दैट्स द रॉक इज कॉल्ड द पेरिडोटाइट, ठीक है। अगर आपका एग्जाम में पेरिडोटाइट आया तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। पेरिडोटाइट इज अ ultramafic rock that composed of olivine and the pyroxenes are dominant, ठीक है, और भी उसमें होता है, प्लेजियोक्लेस भी होता है, स्पिनल, गार्नेट, ये सारे भी होते हैं, बट द एसेंशियल मिनरल इज olivine and pyroxene, ठीक है, अपर मेंटल। सो द कंपोजिशन ऑफ द अपर मेंटल इज पेरिडोटाइट, राइट? अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, लिथोस्फेयर 100 किलोमीटर तक था, ठीक है, 100 से 250 किलोमीटर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कर्सर को देखिए, यहाँ से ये लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कम हो रहा है इसकी वेलोसिटी, तो हम लोग इसको बोल रहे थे लो वेलोसिटी जोन, LVZ,
ठीक है। सो द लो वेलोसिटी जोन अकर विद इन द अपर मेंटल एट द डेप्थ ऑफ 100 टू 250 किलोमीटर। ये वाला इस वैल्यू को आप लोग याद रखिएगा, 100 टू 250 किलोमीटर में जस्ट बिलो द मेंटल, जस्ट बिलो द क्रस्ट, ठीक है, और लिथोस्फेयर, ये 100 से 250 किलोमीटर तक यहाँ पे लो वेलोसिटी जोन होता है ना। एंड मार्क द कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग लिथोस्फेयर एंड द वीक एस्थेनोस्फेयर। 100 किलोमीटर के बाद से आपका एस्थेनोस्फेयर शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखने का है मतलब है स्ट्रॉन्ग लिथोस्फेयर एंड द वीक एस्थेनोस्फेयर, राइट। फिर आप देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ से सडनली ये ट्रांजिशन जोन में 660 410 टू 660 किलोमीटर में ये अचानक से इंक्रीज हो गया है, ठीक है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ ट्रांजिशन जोन एंड इट the very rigid part, right? So the long p wave velocity of the low velocity zone has been explained by the small amount of the partial melting, and below this base of low velocity zone, that's the 250 to 410 kilometer, seismic wave velocity increases, indicating the material are more rigid solids, ठीक है। इसके नीचे आपका जो साइस्मिक वेव है वो बढ़ जाता है, उससे ये इंडिकेट करता है कि इसके नीचे बहुत ज़्यादा रिजिड है, ठीक है। जो मटेरियल है वो मोर रिजिड है। नॉन रिजिड किसको बोलेंगे? दैट्स द मटेरियल इज टोटली लिक्विड, इट्स कॉल्ड अ नॉन रिजिड, ठीक है। सो दिस मटेरियल आर स्टिल पार्ट ऑफ द रिलेटिवली वीक एस्थेनोस्फेयर विच एक्सटेंड टू द बेस ऑफ द ट्रांजिशन जोन एज 660 किलोमीटर। ये कहाँ तक फैला हुआ है? 660 किलोमीटर तक, ठीक है। एंड ट्रांजिशन जोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे साइस्मिक वेव अचानक से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मिनरल्स चेंज हो रहे थे, ठीक है। आपका क्वेश्चन में भी आपको मॉक टेस्ट में दिखा होगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो 410 किलोमीटर में ओलिविन चेंज हो रहा था वेडलेसाइट में, दैट्स अ स्पिनल। और मैं ये भी बताया था कि द पॉलीमॉर्फ ऑफ द ओलिविन इज अ स्पिनल, ठीक है। इन 520 किलोमीटर द वेडलेसाइट चेंज इनटू द रिंगोडाइट और अ गामा स्पिनल, and 660 kilometer the ringotide change into the perovskite, right? So these all are the name of the minerals. Please remember this table, it's a very important table, ये मैं आपको बताया था, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन होगा ना आप तुरंत बताना जहाँ पे नहीं समझ में आया। फिर आपका आता है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल को हम लोग मिजोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। तो 83% टोटल वॉल्यूम आपका पूरा मेंटल कर रहा था, लेकिन लोअर मेंटल, सिर्फ लोअर मेंटल आपका अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द मास ऑफ द सॉलिड अर्थ एंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मास ऑफ द इंटायर अर्थ आपका लोअर मेंटल ही कवर करता है, ठीक है। तो लोअर मेंटल को हम लोग मिजोस्फेयर भी बोलते हैं, है ना। सो द जनरली स्मूथ इंक्रीज इन साइस्मिक वेव वेलोसिटी विद डेप्थ is the most of thin layer led to the assumption that is relatively homogeneous in its mineralogy. Lower mantle में ना relatively homogeneous, it's not homogeneous, सिर्फ homogeneous नहीं लिखा है इसमें, relatively मतलब कि थोड़ा सा जो मैग्मा का जो कंपोजिशन होता है वो करीबन सेम होता है, इट्स कॉल्ड होमोजीनियस, ठीक है। सो हैविंग मोस्टली अ पेरोस्काइट स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होगा? पेरोस्काइट एक मिनरल का नाम है जो बताया था अभी, इसमें 660 किलोमीटर पे ये मिनरल बन रहा था, दैट इज अ पेरोस्काइट, अ डार्कर मिनरल, अल्ट्रा मैफिक मिनरल, ठीक है। सो और इसमें कौन कौन सा मिनरल पाया जाएगा? ये सारे स्टीशोवाइट। स्टीशोवाइट याद रखिएगा आप लोग, द क्वार्ट्ज का वेराइटी है, ठीक है। स्टीशोवाइट जो हाई टेम्परेचर प्रेशर में बनता है, ठीक है। स्टीशोवाइट, इलेमेनाइट, फेराइट, दिस ऑल आर द मिनरल ऑफ द लोअर मेंटल, ठीक है। इट्स और मिजोस्फेयर विच एक्सटेंड कहाँ तक फैला हुआ है? 660 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक, है ना। और 2900 किलोमीटर पे क्या होता है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि लोअर मेंटल और आउटर कोर को डिवाइड करता है, ठीक। अब गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से जस्ट 200 से 300 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, वहां पे एक आता है डी डबल डैश लेयर। अब ये डी डबल डैश लेयर क्या है? ये देखिए, डी डबल डैश लेयर में ना मोल्टेन मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट मीन्स कि जितने भी प्लेट टेक्टोनिक जहां से मैग्मा जनरेट हो रहा है ना, वो यही डी डबल डैश लेयर है, ठीक है। इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज इन साइस्मिक वेलोसिटी, क्योंकि ये पूरा लिक्विड है इसीलिए यहाँ पे साइस्मिक वेलोसिटी डिक्रीज हो जाता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन, ठीक है। 100 से 250 किलोमीटर तक लो वेलोसिटी जोन था, लेकिन यहाँ पे डी डबल डैश लेयर में इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन, ULVZ,
ठीक है, विच इज प्रोबेबली रिलेटेड टू एन इंक्रीज टेम्परेचर ग्रेडियंट अबव द मेंटल कोर बाउंड्री। यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दिस lower layer shows the large lateral changes in the seismic velocity indicating it is very heterogeneous। यहाँ पे जो seismic velocity भी ना चेंज होते रहता है, ठीक है, इसीलिए ये heterogeneous है, इज वेरी heterogeneous। इट मीन्स यहाँ पे वेरिएबल कंपोजिशन के रॉक्स और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, डी डबल डैश लेयर। एंड द ऑल्सो दिस इज इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज इट गवर्न्स द कोर मेंटल इंटरैक्शंस, है ना, एंड ऑल्सो मे द सोर्स ऑफ द डीप मेंटल प्लूम। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, प्लीज मेंशन इन योर नोट्स डीप मेंटल प्लूम्स, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, दैट्स अ सबडक्शन, ठीक है। डीप मेंटल प्लूम्स जो है ना, मेंटल प्लूम्स आपका डी डबल डैश लेयर में ही होता है ना, मतलब जितना भी प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहे हैं, इंट्रा प्लेट टेक्टोनिक्स, वो डी डबल डैश लेयर के वजह से ही होता है, ठीक है। मान लो एक प्लेट है, दिस इज अ वन प्लेट, है ना, और आप लोग देखे होंगे यहाँ से कोई वॉल्केनिक्स आया और यहाँ पे आपका मैग्मा इरप्ट हुआ। तो ये कहाँ से आया ये मैग्मा? ये मैग्मा आया, अगर अगर मान लो यहाँ पे कोई फ्रैक्चर होता, कोई क्रैक होता या फिर कोई और प्लेट होता, यहाँ से अगर मैग्मा आता तो चलो ठीक है, ये बोल सकते थे दैट्स अ पार्शियल मेल्टिंग। लेकिन ये एक सिंगल प्लेट है ना, इसके यहाँ से मैग्मा आ रहा है ना, तो ये डी डबल डैश लेयर से आ रहा है, दैट्स वाई कॉल्ड इंट्रा प्लेट, मतलब प्लेट के अंदर से ये निकल रहा है ना। और इंटर प्लेट मतलब दो प्लेट के बीच टकराने से यहाँ से जो वॉल्केनिक निकलता है, दैट्स कॉल्ड इंटर प्लेट। एंड इंट्रा प्लेट की एक सिंगल प्लेट है और यहाँ से कोई फ्रैक्चर मिला तो यहाँ से आपका डी डबल डैश लेयर से ये वॉल्केनिक्स आया, ठीक है, वॉल्केनिज्म हुआ। सो दैट्स कॉल्ड द मेंटल प्लूम्स, ठीक है। सो डी डबल डैश लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कोई क्वेश्चन है? सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली डी डबल डैश लेयर ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स जोन नियर द कोर मेंटल बाउंड्री, दैट्स कॉल्ड अ डी डबल डैश लेयर, राइट। सो डी डबल डैश लेयर रेंजेस फ्रॉम 130 टू अप्रॉक्स 200, आप बोल सकते हैं 200 टू 300 किलोमीटर, और यू कैन से दैट 130 टू 340 किलोमीटर अबव द कोर मेंटल बाउंड्री, जस्ट कोर मेंटल बाउंड्री से थोड़ा सा ऊपर, 100 से 350 किलोमीटर तक से ऊपर आपको ये डी डबल डैश लेयर मिलेगा, ठीक है। एंड दिस जोन इज अ ultra low velocity zone, this zone is a ultra low velocity zone, right, and this ultra low velocity zone may be related to the formation of the deep mantle plumes within the lower mantle, right। और अदर एरिया जैसे आप नीचे आ जाओगे तो लो कोर मेंटल बाउंड्री बाय द फास्ट वेलोसिटी, जैसे आप नीचे आ जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी घट जाता है, इसके कारण से ये पता लगा कि इट इज दिस जोन इज वेरी हिटेरोजीनियस, ठीक है। एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? राइट। नेक्स्ट है अर्थ कोर। अर्थ कोर कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ आयरन, ठीक है, ये प्राइमरी देखा जाए तो ये पूरा आयरन से बना हुआ है, ठीक है, 85%। और स्मॉलर सिग्निफिकेंट अमाउंट में निकल है, निकल सिर्फ 5% है, ये याद रख, मैंने बताया था नाइफ, ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ कोर इज नाइफ, NIFE, ठीक है। तो जो निकेल है ना, ये सिर्फ 5% है, और Fe है आयरन इज 85%। तो ज़्यादातर क्या है इसमें? आयरन, ठीक है। एंड लाइटर एलिमेंट्स 8 to 10% सच एज ऑक्सीजन, सल्फर एंड हाइड्रोजन। सो अ ड्रामेटिक डिक्रीज इन द P wave velocity and the termination of the S wave propagation occurs at the 2900 kilometer discontinuity. That discontinuity is called the Gutenberg discontinuity or core mental boundary. This line is also very important, ठीक है, ये पूरा कि ड्रामेट्रिक डिक्रीज होना पी वेव का, ठीक है, और एस वेव का टर्मिनेट हो जाना, मतलब खत्म हो जाना, ये कहाँ होता है? 2900 किलोमीटर डिसकंटिन्यूटी पे, दैट्स कॉल्ड द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और कोर मेंटल बाउंड्री, ठीक है। बिकॉज एस वेव आर नॉट ट्रांसमिटेड बाय द नॉन रिजिड सब्सटेंसेस। क्यों नॉन रिजिड सब्सटेंस है? बिकॉज आउटर कोर इज totally liquid, है ना, and such as the fluids, say this, such as the fluids, so the outer core is inferred to be a liquid, इसीलिए हम लोग क्या inferred किए कि outer core liquid है,
Okay, so the earth outer core is highly compressed liquid with a density of 10 to 12 gram per centimeter cube, and डेंसिटी कितनी है इसकी 10 से 12 ग्राम आउटर कोर की. ठीक है. एंड द सर्कुलेटिंग मोल्टेन आयरन इन द अर्थ आउटर कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मोस्ट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आउटर कोर में. क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मोल्टेन आयरन मूव कर रहे हैं. ठीक है, थ्रू कॉन्वेक्शन. राइट. कोई क्वेश्चन है? अल्ट्रा लो वेलोसिटी फिर बताइए. अल्ट्रा लो वेलोसिटी ULVZ तुम्हारा डी डबल डैश लेयर में होता है. ठीक है, जो कि 200 से 300 किलोमीटर कोर मेंटल बाउंड्री से ऊपर होता है. ठीक है, यहाँ पे जो है साइस्मिक वेव की वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है. ठीक है, ड्यू टू लिक्विड है ना, ड्यू टू वेरी इंडिकेटिंग इट इज वेरी हिटेरोजीनियस. ठीक है, जैसे लो वेलोसिटी जोन हो रहा था वैसे यहाँ पे अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन होगा. अभी मैं आपको वैल्यू बताऊंगा. ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना ज्यादा जो वेव की वेलोसिटी है वो कम हो जाती है. ठीक है. राइट. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अल्ट्रा लो वेलोसिटी जोन कितने डेप्थ पे होता है ना, और कहाँ होता है. आपको बस यहाँ ये पता रखना है. ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आगे बढ़े. नाउ द अर्थ कोर. So the earth core outer core is inferred to be a liquid. Yes. अब आउटर और इनर कोर को जो डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करता है दैट्स कॉल्ड द लेमन डिसकंटिन्यूटी. और वो कितने पे होता है? एट अ 5150 किलोमीटर तक. ठीक है, इज मार्क्ड बाय द रैपिड इंक्रीज इन द पी वेव वेलोसिटी एंड द अकरेंस ऑफ द लो वेलोसिटी एस वेव. यहाँ पे जैसे ही कोर में आएगा, ठीक है, तो पी वेव की वेलोसिटी बढ़ जाएगी और एस वेव भी अकर्ड हो जाएगा लेकिन लो. ठीक है, आउटर कोर में एस वेव पूरा टर्मिनेट हो जा रहा था, लेकिन जैसे ही आप इनर कोर में आओगे तो एस वेव फिर से आ जाएगा, है ना, और पी वेव थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा नहीं थोड़ा. सो द सॉलिड इनर कोर हैज डेंसिटी इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो द हाइयर डेंसिटी इज द इनर कोर. सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ होती है? इनर कोर में. दैट्स अ 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. 10 से 12 आपका आउटर कोर में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आपकी डेंसिटी ज्यादा है. So density and the magnetic studies suggest that the earth inner core is also consist largely of iron with nickel and less oxygen. ठीक है, सल्फर एंड हाइड्रोजन देन इन द आउटर कोर. जितना ऑक्सीजन सल्फर हाइड्रोजन आपका आउटर कोर में है उससे कम आपका इनर कोर में है. ठीक है, और ये भी आपका आयरन से ही बना हुआ है. लेकिन जो मोल्टेन आयरन जो प्रेजेंट है ना, जो मूव कर रहा है, दैट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, वो आपका आउटर कोर है. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. तो seismic studies have shown that the core is seismically anisotropic. Anisotropic, it means the anisotropic, it means the changes in the composition. ठीक है, आइसोट्रॉपिक मतलब ये लाइट का पार्ट है ना, आइसोट्रॉपिक एंड एनाइसोट्रॉपिक. सो सिस्मिकली ये क्या है? एनाइसोट्रॉपिक है. जो डायरेक्शन है वो आपका इधर उधर बहुत जाता है, दैट्स कॉल्ड एनाइसोट्रॉपिक. दैट इज अ seismic velocity in the inner core is faster than in one direction than in the others. ठीक है, it's called a anisotropic. And this has been interpreted to the result from the parallel alignment of iron rich crystals or from core consisting of a single crystal with the fast velocity direction. Right. सो सिंपली आप लोग इतना याद रखो कि जो कोर है वो आयरन से बना है, निकल से बना है, और जो मोल्टेन आयरन है 85% जो है वो आयरन ही है. ठीक है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटर कोर में है बिकॉज ऑफ मोल्टेन आयरन प्रेजेंट इन द आउटर कोर. राइट. तो ये था आपका केमिकल ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन, दैट्स अ क्रस्ट मेंटल कोर. अब इसको दूसरा भाग में बांटे मैकेनिकल लेयर के आधार पर. ठीक है, दैट्स अ लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, आउटर कोर, इनर कोर बोलेंगे, तो उसमें हम लोग मैकेनिकल लेयर बोलते हैं. ठीक है. इज एनी क्वेश्चन?
So the strong lithosphere is to an average depth of 100 किलोमीटर. द डेप्थ ऑफ एवरेज डेप्थ ऑफ लिथोस्फेयर बताया था 100 किलोमीटर तक होता है. दैट इंक्लूड्स ऑल द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इंक्लूड ऑल द क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल. दैट्स अ ब्रिटल डिफॉर्मेशन. ठीक है, और जैसे ही आप एस्थेनोस्फेयर में आ जाते तो उसको हम लोग डक्टाइल डिफॉर्मेशन बोलते हैं. ठीक है, और एक वर्ड है इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी आपका ऊपर होगा, जैसे ही नीचे जाओगे तो वो प्लास्टिक बिहेव करेगा. ठीक है, ये सारे चीज अर्थक्वेक में मैं पढ़ाऊंगा. सो द लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर बाउंड्री इज डिफाइंड बाय द डिफरेंस इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस. ठीक है, द लिथोस्फेयर रिमेन्स रिजिड फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम एंड विच इट डिफॉर्म, देखो, इलास्टिकली and through the brittle failure, while the asthenosphere deforms viscously and accommodates strain through the plastic deformation. ये समझ में आता है ना, strain और stress. ठीक है, strain मतलब कि the deformation, simply the deformation is also called a strain. ठीक है, और stress कि तुम किसी को स्ट्रेस किए, उसको खींचे और वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, दैट्स कॉल्ड अ स्ट्रेन. ठीक है, और इलास्टिसिटी और ब्रिटल फेल्यूर, है ना, उसका कैसा फेल्यूर होगा, ब्रिटल. बट जैसे ही आपका स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन इट मीन्स समथिंग डिफॉर्म, है ना, वो डिफॉर्म हो गया, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाया. दैट्स कॉल्ड द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. वो आपका एस्थेनोस्फेयर में होगा, और लिथोस्फेयर में आपका कैसा फेल्यूर होगा, ब्रिटल फेल्यूर. तो ये दो वर्ड्स आप लोग याद रखिएगा. ठीक है, इसको स्ट्रक्चरल में अच्छे से पढ़ाया जाएगा. ठीक है, विद फॉर्मूला. ये स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में आप जब पढ़ेंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा. ठीक है, इसके ऊपर पूरा एक बुक है. ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर एक बुक है ना. इसमें हम लोग रॉक मैकेनिक्स में भी इसका बहुत यूज करते हैं. राइट. यस, ब्रिटल. ब्रिटल कहाँ पे होगा, लिथोस्फेयर में कि एस्थेनोस्फेयर में? ब्रिटल फेल्योर कहाँ होगा, लिथोस्फेयर कि एस्थेनोस्फेयर? वेरी गुड. ब्रिटल फेल्योर इज इन लिथोस्फेयर. अ वीकर एस्थेनोस्फेयर, एकदम बहुत, ये ना बहुत अच्छा इसमें मैं लिखा हूँ उसको. द विकर एस्थेनोस्फेयर जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही इसमें मेंशन है. ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, और इससे क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा. आप इतना पढ़ लोगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, तो इसका कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा. ठीक है, और जितना मॉक टेस्ट में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो तो मोर देन एनफ है. ठीक है, ये इस टॉपिक के लिए तो एनफ है. सो अ वीकर एस्थेनोस्फेयर एक्सटेंडिंग टू द डेप्थ रेंजिंग फ्रॉम 100 टू 660 किलोमीटर इंक्लूडिंग द ट्रांजिशन जोन. राइट, फ्रॉम 400 टू 660 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं. द हाईली विस्कस, समझ में आता है विस्कस? ठीक है, विस्कस, द हाईली विस्कस मैकेनिकली वीक एंड डक्टाइल रीजन. सी दिस, एस्थेनोस्फेयर में क्या आ रहा है, डक्टाइल रीजन, है ना, और उसमें कैसा रीजन था, इलास्टिक. ठीक है, ब्रिटल था उसमें. इलास्टिक रीजन, डक्टाइल रीजन ऑफ द अपर मेंटल ऑफ द अर्थ. ठीक है, इट कंसिडर्ड द सोर्स रीजन ऑफ द मिड ओशनिक रिज बेसॉल्ट, MORB. ठीक है, और ये तुम्हारा जो एस्थेनोस्फेयर है ये किसका सोर्स है, मिड ओशनिक रिज बेसॉल्ट का. ठीक है, जब मैं डाइवर्जेंट जो प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें एक बताऊंगा मिड ओशनिक रिज बेसॉल्ट. ठीक है, वो उसका सोर्स रीजन तो आपका है एस्थेनोस्फेयर. ठीक है, सिर्फ अभी इतना याद रखो कि जब what is the source region of mid oceanic ridge basalt is the asthenosphere. ठीक है, और अपर मेंटल, दैट्स अ डक्टाइल. ठीक है, आज तो नेटवर्क ठीक है ना, अब आज तो कोई इशू नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है सब कुछ? नेक्स्ट है मिजोस्फेयर. ठीक है, और लोअर मेंटल. लोअर मेंटल को हम लोग क्या बोलते हैं, मिजोस्फेयर. राइट, तो ये कहाँ से है, 660 टू 2900 किलोमीटर तक, है ना. फिर उसके नीचे आता है बैरिस्फेयर. बैरिस्फेयर पूरे कोर को भी बोलते हैं. ठीक है, होल कोर को हम लोग बैरिस्फेयर बोलते हैं. इज डिवाइडेड इनटू द लिक्विड आउटर कोर दैट इज 2900 से 5150 किलोमीटर एंड सॉलिड इनर कोर बिलो 5150 किलोमीटर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, राइट. 2900 से 5150 किलोमीटर तक ये पूरा कोर है.
ठीक है, उसको हम लोग बैरोस्फेयर बोलते हैं। बस दैट्स द एनफ। ठीक है, ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। इस पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और इस डायग्राम को आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, डायग्राम से आपको डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी भूलने वाला चीज है। ठीक है, अपर मेंटल लोअर मेंटल को कौन डिवाइड करता है, दैट्स अ रेपिटेटिव डिसकंटिन्यूटी। गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, कॉनराड और लेहमन। ठीक है, ये जो चार पांच डिसकंटिन्यूटी है, इससे मतलब बहुत 90% चांसेस है कि क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो कुछ कुछ जो पॉइंट्स है इसमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग मत भूलना। ठीक है, सो राइट, टुडे आज का भी वेदर बहुत डाउन है। एक्चुअली आज का भी वेदर बहुत ज़्यादा बैड है ना। बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, और तूफान टाइप भी है, इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। लाइट भी कट गया इधर। ओके, तो दिख रहा है सबको, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। हाँ, सिम चेंज है, एयरटेल से ही चला रहा हूँ मैं, लेकिन मौसम आज खराब है। यस। ओके देन, अब आप लोग देखिए इधर। अब अब मैं वेरिएशन बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ वेरिएशन है, कुछ वैल्यूज है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो देखिएगा। द वेरिएशन ऑफ द साइस्मिक वेलोसिटी, किसका वेरिएशन है? साइस्मिक वेलोसिटी। द वेरिएशन ऑफ साइस्मिक वेलोसिटी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज राइटिंग पे मत जाइए आप लोग। थोड़ा मुझे इस डिजिटल बोर्ड में लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई विल एडजस्ट। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे अर्थ लेयर। ठीक है, अर्थ का लेयर। यहाँ पे डेंसिटी। ओके, देन यहाँ पे पी वेव, देन यहाँ पे एस वेव। ओके, ये पी वेव और एस वेव आपका किलोमीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, तो अर्थ लेयर में फर्स्ट में लिखेंगे क्रस्ट। बहुत बारिश हो रही है इधर। क्रस्ट, वेट, क्रस्ट में लिखिए आप लोग। फर्स्ट में कौन कौन सा क्रस्ट होता है बताइए। कॉन्टिनेंटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा, आप लोग थोड़ा लिख लेना अच्छे से। कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल की डेंसिटी होती है 2.7 टू 3 पॉइंट, ठीक है, 3.0, है ना। ये ग्राम सीसी में है, द यूनिट इज ग्राम पर सीसी। ठीक है, कॉन्टिनेंटल की डेंसिटी है 2.7 टू 3.0, और ओशनिक की कितना थी? ओशनिक की है 3.0 टू 3.3, राइट। यस, अब देखिए, पी वेव वेलोसिटी, पी वेव वेलोसिटी में क्रस्ट में कितना होगा? 6.0 टू 6.7। ठीक है, दैट्स द वैल्यू ऑफ पी वेव। ठीक है, इन क्रस्ट, याद रखना। और एस वेव की वेलोसिटी 3 to 4 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। नेक्स्ट आता है मोहो, है ना, मोर डिसकंटिन्यूटी। मोर डिसकंटिन्यूटी में डेंसिटी अप्रॉक्स 4 to 5 रहता है। ठीक है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। जस्ट पी वेव देखो, पी वेव यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है 6.7 टू 8.1। ठीक है, और एस वेव दैट्स द 4 to 4.7।
ठीक है, देखो तो ये एस वेव भी बढ़ रहा है मूव में, ठीक है, और पी वेव भी बढ़ रहा है 6.7 टू 8.1, राइट। नेक्स्ट है मेंटल, ठीक है। मेंटल की जो डेंसिटी होती है वो होती है 3.3 से लेके 5.7 तक, ठीक है। अप्रॉक्स मोहो का भी उतना ही होता है 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख लो 4.5 एवरेज डेंसिटी। एंड इसकी एवरेज डेंसिटी होती है 4.6 पूरे मेंटल की, ठीक है। 3.3 से 5.7 तक रहेगा और इसका एवरेज 4.6 होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग इस वेव को ध्यान दो, डेंसिटी तो नोट्स में लिखा हुआ था, ठीक है। वेव पी वेव की वेलोसिटी 8.1 टू 13.6, ठीक है। ये पूरा होल मेंटल का है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ पी वेव इज 8.1 टू 13.6, ये होल मेंटल का है। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल की बात करें हम लोग तो इसमें चेंज हो जाता है, ठीक है। अपर मेंटल में देखो, अपर मेंटल में 8.1 से लेके 10.3 तक, ठीक है। और लोअर मेंटल में बताओ कितना, 10.3 से बढ़ जाएगा क्या? 10.3 से लेके 13.6, ठीक है। और एस वेव 4.728 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिख रहा है, दिस इज द 10। अपर मेंटल में आपका 8.1 से 10.3 तक और लोअर मेंटल में 10.3 से 13.6 तक, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, दैट्स द कोर, इनर कोर एंड द आउटर कोर बाउंड्री, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसकी भी डेंसिटी करीब समथिंग 5.5 होती है, इसको छोड़ दो। नाउ पी वेव इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द 13.6 टू 8.1, देख रहे हो यहाँ पे जो है पी वेव की वेलोसिटी 8.1 आ गई, यहाँ पे घट गई बिकॉज ऑफ लिक्विड, ठीक है। और एस वेव 8 to 0, ठीक है। यहाँ पे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी में देख रहे हो 8 to 0 हो जाता है, ठीक है। वाई जीरो? बिकॉज आउटर कोर इज फुल्ली लिक्विड, कोई दिक्कत? नेक्स्ट है आउटर कोर, नेक्स्ट है आउटर कोर। आउटर कोर की डेंसिटी होती है 9.9 टू 10.3, ठीक है। अब पी वेव यहाँ पे बढ़ जाता है 8.1 से लेके फिर से 10.3 तक, ठीक है। और दैट इज टेंड्स टू जीरो, इट मीन्स नॉट जीरो, है ना, कुछ रहता है, 10 to 0, राइट। नेक्स्ट है इनर कोर, नेक्स्ट है इनर कोर। इनर कोर की डेंसिटी होती है 10.3 टू 12.2, है ना। और इसकी एवरेज डेंसिटी होती है 11.0 टू 11.5, उसमें लिखा था डेंसिटी, ठीक है। आप लोग बस वेव पे ध्यान दो, दैट इज 10.3 टू 11.3, सॉरी ये 11 है, ठीक है। 10.3 टू 11.3 और 0 टू, ये इनर कोर में एस वेव भी बढ़ जाता है, दैट्स अ 6.5, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू है पी वेव और एस वेव का, ठीक है। अब बताइए इसमें से क्वेश्चन इसमें से कैसे आता है, ये देखिए। अब पूछेगा कि सबसे ज्यादा पी वेव वेलोसिटी कहाँ पे है, ठीक है। अब आप वैल्यू देख के बताइए कि सबसे ज्यादा पी वेव वेलोसिटी कहाँ पे है। सबसे ज्यादा पी वेव वेलोसिटी कहाँ पे है? स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, कहाँ गए सर? स्क्रीन शो नहीं हुआ? स्क्रीन शो नहीं हो रहा था तब से? अरे, तो मैं जितना भी अभी बताया आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आया, जो स्क्रीन शो में वेलोसिटी बताया, वैल्यू?
वेट मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखिए ये, ठीक है, ये मैंने अभी लिखा था, क्रस्ट अर्थ लेयर, दिस इज डेंसिटी, दिस इज पी वेव एंड दिस इज द एस वेव, ठीक है, राइट। सो द क्रस्ट की जो डेंसिटी होती है वो 2.7 टू 3.0 और द ओशनिक इज 3.0 टू 3.3। चलिए मैं इसको डेंसिटी को भी स्किप करता हूँ, ठीक है, अभी आप पी वेव और एस वेव सिर्फ देखो, ठीक है। सो द क्रस्ट में पी वेव 6.0 टू 6.7, ठीक है, फिर पी वेव जैसे ही मुंह में आया तो बढ़ा 6.7 टू 8.1, और एस वेव भी बढ़ रहा है, आपका क्रस्ट में था 3 to 4 और मोर डिसकंटिन्यूटी में हुआ 4 to 4.7, ठीक है। फिर मेंटल, मेंटल में एवरेज डेंसिटी उसकी 4.6 होती है। आप पी वेव को देखो, पी वेव 8.1 टू 13.6, ये होल मेंटल की पी वेव वेलोसिटी है, ठीक है। हम लोग मेंटल को दो भाग में बांटे थे, अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल, ठीक है। तो अपर मेंटल में जो पी वेव की वेलोसिटी है वो देखो बढ़ रहा है 8.1 टू 10.3, ठीक है, और लोअर मेंटल दैट्स अ 10.3 टू 13.6, और एस वेव आपका है 4.7 टू 8। बट जैसे ही गुटनबर्ग में आते हो, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द पी वेव इज डिक्रीज, सी दिस 13.6 से ये कहाँ पे आ गया, फिर से अपर मेंटल जितना 8.1, और ये क्या आ गया 8 to 0, दैट द टर्मिनेशन ऑफ एस वेव, राइट। नेक्स्ट है आउटर कोर, आउटर कोर में 8.1 टू 10.3 ये फिर से इंक्रीज हुआ, ठीक है, आउटर कोर में सडनली पी वेव इंक्रीजेज इन द आउटर कोर, और ये आपका टेंड्स टू 0, ठीक है, एस वेव। और इनर कोर में फिर से बढ़ा 10.3 टू 11.3, दिस इज अ 11.3, ठीक है, इसे लिख लो, दिस इज अ 11.3, और ये 0 to 6.5, यहाँ इमर्ज हुआ एस वेव फिर से, ठीक है, दैट्स अ 0 to 6.5, ठीक है। अब नाउ माय क्वेश्चन इज, पी वेव की वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, ठीक है, पी वेव की वेलोसिटी सबसे ज्यादा कौन सा अर्थ का लेयर में है, प्लीज आंसर दीजिए। पी वेव की वेलोसिटी, वॉइस भी नहीं आ रहा था, ओके, अभी ठीक है। इनर कोर देखूं थोड़ा वैल्यू, मैं पी वेव की वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, है ना, पी वेव की वेलोसिटी इनर कोर, योर रॉन्ग, योर आंसर इज रॉन्ग, 11.3 रॉन्ग, एनीबडी। देखिए आपको वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी गलत, मेंटल नहीं, मेंटल में आप हमको बताइए, मेंटल सिर्फ मेंटल से नहीं होगा, वो भी रॉन्ग, सुल्तान, राणा प्रताप, भूपेंद्र, आपका तीनों का आंसर रॉन्ग है, मुझे सटीक आंसर चाहिए। वेयर इज द पी वेव वेलोसिटी इज इंक्रीजेस, अपर मेंटल, अपर मेंटल में कितना था, नहीं अपर मेंटल भी नहीं है, अपर मेंटल भी नहीं है, एनीबडी, पी वेव की वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, अच्छा मैं ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, योर फर्स्ट ऑप्शन इज होल मेंटल, लोअर मेंटल, अपर मेंटल या आउटर कोर, वेयर इज द पी वेव वेलोसिटी इज हायर, विच लेयर, आउटर कोर, ठीक है, और कोई, और कोई, हाउ आउटर कोर, सी दिस, साफ साफ मैं लिखा हूं, आउटर कोर में पी वेव की वेलोसिटी 8.1 टू 10.3 है, लेकिन आप लोअर मेंटल नहीं बोल रहे हो आंसर में, लोअर मेंटल की वेलोसिटी देखो 10.3 टू 13.6, ठीक है, सबसे ज्यादा 13.6 कहाँ है, सबसे ज्यादा वैल्यू है ना, तो द आंसर इज लोअर मेंटल, ठीक है, ये देखिए, लोअर मेंटल में सबसे ज्यादा आपका पी वेव वेलोसिटी होती है, दैट्स 10.3 टू 13.6, उसके बाद फिर ये घट जाता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी में, दैट दैट 13.6 टू 8.1, सो द करेक्ट आंसर इज द लोअर मेंटल, अंडरस्टैंड, इस दैट्स व्हाई वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोअर मेंटल, भूपेंद्र वेरी गुड, ठीक है, आउटर कोर इज द रॉन्ग आंसर, बिल्कुल भूल के ही मत देना है,
आउटर कोर में तो कम हो जाता है, ठीक है, 8.1 हो जाता है 13.3 से। सो 13.3 कहाँ पे होता है, लोअर मेंटल। भूपेंद्र, योर आंसर इज राइट, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिस एवरीथिंग इज क्लियर ना, कि वाई वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, है ना। इसीलिए मैं आपको ये वैल्यू देखा, क्योंकि अगर मान लो इससे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ गया इस टाइप से कि एस वेव की वेलोसिटी कहाँ पे जीरो होती है, एस वेव कहाँ पे ज्यादा होता है। देखो एस वेव ज्यादा कहाँ हो रहा है, यहाँ पे अपर मेंटल में, ठीक है, दैट्स द 4.7 to 8। गुटेनबर्ग में तो जीरो हो जा रहा है, तो इससे आपका क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और डेंसिटी आपका नोट्स में लिखा हुआ है। सो द इनर कोर द एवरेज डेंसिटी इज 11.0 to 11.5, है ना, एंड द एवरेज मेंटल डेंसिटी इज द 4.6, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी होती है 2.7 to 3.0, और ओशनिक की थोड़ा सा ज्यादा होता है 3.0 से 3.3 तक, राइट। ऑल क्लियर ना, एनी क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी गुड। ठीक है, कोर फिर से, कोर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर, कोर बताया था ना कि द कोर किससे कंसिस्ट होता है, प्राइमरली आयरन से, है ना, और 5% निकल होता है। तो सी दिस, यहाँ पे भी लिखा हुआ है द ड्रामेटिक डिक्रीज इन द पी वेव वेलोसिटी एंड द टर्मिनेशन ऑफ द एस वेव वेलोसिटी एट द 2900 किलोमीटर पे होता है, ठीक है, दैट्स अ गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और कोर मेंटल बाउंड्री, वहां पे आपकी एस वेव टर्मिनेट होती है, ठीक है, और पी वेव की वेलोसिटी वहां डिक्रीज होती है, ठीक है, बाउंड्री पे, दैट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। लेकिन लोअर मेंटल में तो ज्यादा होगा ना पी वेव, 13.6। so because s wave are not transmitted by the non rigid substance such as the fluids, and the outer core is inferred to be a liquid, सिंपल, कितना सिंपल लिखा हुआ है। सो द Earth's outer core is highly compressed liquid with the density is 10 to 12 gram, है ना। और सर्कुलेटिंग द मोल्टेन अर्थ इन द अर्थ आउटर कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मोस्ट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ज्यादातर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका रिस्पॉन्सिबल आउटर कोर है, ठीक है, आउटर कोर। और इनर और आउटर कोर को लेमन डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करता है, दैट्स अकर इन 5150 किलोमीटर, दैट द रैपिड इंक्रीज इन द पी वेव वेलोसिटी, पी वेव बढ़ रहा था, ठीक है, एंड द लो वेलोसिटी एस वेव, एस वेव कितना था उसमें 10 0.6 to 5, ठीक है, जीरो से वो 6.5 बढ़ गया था, और पी वेव भी बढ़ गया था, दैट्स द 10.3 to 11.3, ठीक है। So that is the largely of iron with nickel and the less oxygen, sulfur, hydrogen than in the outer core, ठीक है, कोई दिक्कत। ऑफ पी एंड एस वेव, क्या क्या क्वेश्चन है, पूछो, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। वैल्यू से तो सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे, कि कहाँ पे बढ़ रहा है कहाँ पे घट रहा है, ठीक है। सी दिस, क्रस्ट में 6.0 to 6.7, 6.7 to 8.1 बढ़ा यहाँ पे, फिर 8.1 to 13.6 ना, ये पूरे मेंटल का पी वेव का वेलोसिटी है। लेकिन हम लोग डिवाइड किए अपर मेंटल और लोअर मेंटल में, तो अपर मेंटल आपका आ रहा है 8.1 to 10.3, और लोअर मेंटल में देखो 10.3 to 13.6, तो द राइट आंसर इज द लोअर मेंटल। और गुटेनबर्ग में आपकी पी वेव वेलोसिटी कम हो जा रही है 13.6 टू 8.1, क्योंकि गुटेनबर्ग एक ऐसा डिसकंटिन्यू जो कि इंटरेक्शन ऑफ द इनर मोस्ट मेंटल एंड द आउटर कोर, ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करता है ना गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो वहां पे आपका पूरा लिक्विड है, दैट्स वाई द 13.6 से आपका 8.1 हो जा रहा है, ठीक है, कम हो जा रहा है। पी वेव खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 13.6 से 18.1 हो जा रहा है, ठीक है। सो आउटर कोर में फिर से ये
बढ़ा, और इनर कोर में और बढ़ गया। और यहाँ पे देखो टेंस टू जीरो दैट्स द एस वेव, है ना। फिर यहाँ पे इनर कोर में आपका बढ़ गया 0 to 6.5। तो इट्स वेरी सिंपल ना, वैल्यू से तो सब कुछ सिंपल दिख रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं फिर से बताऊंगा। व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर ज्यादा विस्कस कौन सा होता है, लोअर मेंटल या आप बताओ ज्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी? आउटर कोर, राइट। जितनी विस्कोसिटी जितनी होगी ना, ठीक है, विस्कोसिटी जितनी होगी, मोबिलिटी जस्ट अपोजिट, ठीक है। विस्कस जितना ज्यादा होगा उतना ही मोबिलिटी उससे इन्वर्सली, विस्कोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, ठीक है। मतलब अगर जितना ज्यादा उसमें सिलिका होगा, ठीक है, विस्कोसिटी पे नहीं जाओ। विस्कस मतलब कि आपका ज़्यादा सिलिका रिच होगा मैग्मा, तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, वो कम दूर तक फैल पाएगा, ठीक है। अगर कम विस्कस होगा तो वो ज़्यादा दूर तक फैल पाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी, एंड मोबिलिटी इट मीन्स द एबल टू फ्लो, है ना, कितना वो दूर तक जा सकता है। अगर ज़्यादा गाढ़ापन, विस्कस मतलब क्या होता है, लाइक हनी, ठीक है, अंडरस्टैंड, राइट। अगर ज़्यादा सिलिका रिच है ना, तो वो ज़्यादा विस्कस होगा। और मान लो कोई बेसाल्टिक रिच है तो वो कम विस्कस होगा, ठीक है, वो दूर तक उसकी मैग्मा फैलेगा, ठीक है, स्प्रेड होगा। वो वॉल्केनो में हम लोग उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आपका जो सिलेबस में वॉल्केनो है भी थोड़ा डिटेल्स में, ठीक है। लेकिन इंटीरियर स्ट्रक्चर में इतना इतना सिर्फ ब्रीफ नॉलेज लेना, इट्स एनफ, ठीक है। इतना तक तो समझ में आ गया कि मैग्मा कहाँ से आ रहा है, कौन सा लेयर में क्या कम होता है, कौन सा ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो रफ आइडिया बस मैं आपको दिया हूँ, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? राइट, यस। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू विल फ्रीक्वेंटली आस्क। या वो एक्चुअली वेदर थोड़ा खराब है, इसीलिए बीच बीच में ना वो नेटवर्क चला जा रहा है, बट कंसेप्ट इज क्लियर ना। आज इतने ही तक रहने देते हैं, ठीक है। कंसेप्ट इज क्लियर, पी वेव एंड एस वेव। ओके, वेरी गुड, ठीक है। आप कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कहीं कहीं कुछ भी डाउट्स हो ना, तो बिल्कुल आप लाइव क्लास में पूछो या मुझे पर्सनली मैसेज करो, फोन करो, ठीक है। हाँ, ये यूनिट खत्म, ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज एनफ, ठीक है, इट्स एनफ। ये जो पी और एस वेव वेलोसिटी इन कोर, कोर में तो बताया, आउटर कोर में 8.1 टू 10.3, एंड इनर कोर में 10.3 टू 11.3, एंड दैट आउटर कोर में इट्स टेंड्स टू जीरो, मतलब कि कुछ, इट्स नॉट जीरो, टोटली जीरो नहीं, एस वेव कुछ होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी रिटर्न, आई रिटर्न द टेंड्स टू जीरो, ठीक है। और ये 0 to 6.5, बट इन गोटेनबर्ग डिसकंटिन्यूड दैट अचानक से ये खत्म हो जाता है, दैट्स 8 आया आया यहाँ पे 10.8 से जीरो हो गया, ठीक है। आपको वेव के बारे में मैं अच्छे से अर्थक्वेक में बताऊंगा, ठीक है। यस, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में इतना काफी है, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे, है ना, अर्थ का ओरिजिन पढ़ेंगे और अर्थक्वेक पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इन
चीज को कंप्लीट करेंगे, देन विल डिस्कस वॉल्केनोस। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? मॉक टेस्ट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा हो? अगर कोई भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट का रहता है ना, तो आप लोग लिख लो इस क्वेश्चन को, हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे उसका। ठीक है? ओ वाह, अभी तक नहीं दिए हो? मॉक टेस्ट आप बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है? क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करो। आइदर यू गॉट 5 और 10 मार्क्स, उससे मुझे मैटर नहीं करता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन बन रहा है वो मैटर करता है। ठीक है, सो प्लीज सारे कोई मॉक टेस्ट जरूर दो। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल दो। सुल्तान आजम, प्लीज बिल्कुल दो। उसमें आपका टॉपिक वाइज से मैं इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ जितना मैं पढ़ाया हूं ना, हाँ बिल्कुल आंसर शो होगा। अगर नहीं होगा तो मैं इसमें, आप क्वेश्चन लिख लेना, मैं उसको डिस्कस करूंगा इसमें। ठीक है, लेकिन प्लीज आप लोग मॉक टेस्ट मत छोड़ना, है ना? क्योंकि उससे टॉपिक से ही मैं सारा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ लाइव सेशन में पढ़ा रहा हूँ, और उससे रिलेटेड मैं मॉक टेस्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, सो प्लीज गिव मॉक टेस्ट, है ना? ओके, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो पूछो। या ठीक है फिर, ओके देन। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कहीं पे पर्सनली चैट में मेरे को मैसेज करो, कोई एनी क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, कल फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।